भाग्य और कर्म का सवाल मनुष्य के मन में सदियों से उठता आ रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या फिर हम खुद अपने कर्मों से इसे आकार देते हैं? यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी जरूर महसूस करता है। कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपके अपने अनुभवों और विश्वासों पर आधारित होता है। आज की इस कहानी में हम ऐसे ही एक व्यक्ति की बात करेंगे जो इस सवाल से जूझता है और अंततः उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अगर आपने अभी तक द स्टोरी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां कैलाश नाम का एक साधारण किसान रहता है। कैलाश का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी शकुंतला हमेशा बीमार रहती थी और उसके दोनों बच्चे भी बहुत कमजोर और अस्वस्थ थे। कैलाश खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। उसे कभी अच्छी फसल नहीं मिलती और कभी फसल खराब हो जाती थी। इन कठिनाइयों के बावजूद कैलाश हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। गांव के लोग अक्सर कहते कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके भाग्य में पहले से लिखा हुआ है और उसे कोई बदल नहीं सकता। इस विचार ने कैलाश को अंदर से तोड़ दिया था और वह सोचने लगा था कि क्या उसका भाग्य सचमुच तय हो चुका है। कैलाश की जीवन में समस्याओं का अंबार था और यह विचार उसे भीतर से खा रहा था। वह हमेशा इस उलझन में रहता था कि क्या उसकी मेहनत व्यर्थ है या वह अपने भाग्य को बदल सकता है। यह सवाल उसे रातों की नींद उड़ाने लगे थे। उसे लगता था कि जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसकी हर कोशिश को नाकाम कर रही है। दिन रात उसकी यही चिंता बनी रहती कि क्या उसकी सारी परेशानियां पहले से तय हैं या वह खुद अपनी किस्मत बना सकता है। उसकी पत्नी शकुंतला भी उसकी चिंताओं से परिचित थी, लेकिन उसके पास भी कोई हल नहीं था। वह भी भीतर ही भीतर इस संघर्ष में डूबी रहती थी कि उनका जीवन कब सामान्य होगा। अंततः कैलाश ने यह तय किया कि उसे इस सवाल का जवाब किसी ज्ञानी से लेना चाहिए। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि नजदीकी जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों के उत्तर देते हैं। कैलाश ने जब सुना कि पास के जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं जो लोगों को उनके जीवन के गहरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो उसे लगा कि शायद उसके जीवन की उलझनों का समाधान वहीं मिल सकता है। उसे लगातार यह सोच खाई जा रही थी कि क्या उसकी मेहनत बेकार जा रही है और उसका जीवन पहले से तय किए गए भाग्य के अनुसार चल रहा है। अपनी पत्नी शकुंतला से बात करने पर उसने भी उसका पूरा समर्थन किया और कहा कि अगर यह यात्रा उसे उसकी परेशानियों का हल दे सकती है तो उसे अवश्य महात्मा से मिलना चाहिए। कैलाश ने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद मित्र को सौंप दी और मन में दृढ़ संकल्प लेकर महात्मा से मिलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वह इस लंबे सफर पर निकल पड़ा जो उसके जीवन की दिशा को बदल सकता था। यह यात्रा उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। कैलाश को घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और ठंडी नदियों को पार करना पड़ा। रास्ता कठिन था और कई बार उसे भूख और प्यास से जूझना पड़ा। उसे अपने साथ कुछ भी खाने का सामान नहीं ले जाने का पछतावा हुआ, लेकिन फिर वह महात्मा से मिलने की अपनी इच्छा को याद करके खुद को दिलासा देता। रातों में जब ठंडी हवाएं उसे झकझोर देती तो वह फटे हुए कपड़ों में कांपते हुए आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या उसकी मेहनत का फल उसे कभी मिलेगा। कई बार उसकी हिम्मत टूटने लगती और वह सोचता कि इस कठिन यात्रा को छोड़कर वापस घर लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर उसकी आत्मा उसे झकझोरती और कहती कि अगर अब वह हार मान गया तो जीवन भर इन सवालों का बोझ ढोता रहेगा। यह विचार उसे हर बार उठ खड़े होने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले जिनकी आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने कैलाश को भोजन दिया और उसकी यात्रा के बारे में पूछा। कैलाश ने उन्हें अपने जीवन के संघर्ष और महात्मा से मिलने की अपनी इच्छा बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा तुम्हें सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन असली उत्तर तुम्हें खुद अपने भीतर ही मिलेगा। याद रखना, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। महात्मा तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं,
पर असली परिवर्तन तुम्हारे अपने कर्मों से होगा। साधु की बातों ने कैलाश को गहरे तक प्रभावित किया और उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा न सिर्फ महात्मा से मिलने की है बल्कि खुद को पहचानने की भी है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद कैलाश आखिरकार महात्मा के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह थी, चारों ओर हरी भरी वनस्पतियों से घिरी हुई। वहां का वातावरण इतना सुकून भरा था कि जैसे ही कैलाश ने वहां कदम रखा, उसे अपने भीतर की बेचैनी कम होती महसूस हुई। आश्रम में कई लोग पहले से ही महात्मा के प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्रित थे और वहां की शांति में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। कैलाश ने भी वहां बैठकर धैर्यपूर्वक महात्मा के प्रवचन सुने, जिनमें जीवन के गहरे रहस्यों और समस्याओं का हल दिया जाता था। लेकिन उसके मन में अपने जीवन की समस्याओं का बोझ इतना भारी था कि वह महात्मा से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर चाहता था। जब कैलाश को महात्मा से मिलने का मौका मिला तो उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जग गई। उसने महात्मा के सामने झुककर प्रणाम किया और बहुत ही विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मेरा नाम कैलाश है और मैं एक साधारण किसान हूं। मेरा जीवन तमाम समस्याओं से भरा हुआ है। चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे उसकी उचित फल नहीं मिलता। मेरी पत्नी और बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं और लोग कहते हैं कि ये सब मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं कुछ भी करके इसे बदल नहीं सकता? कैलाश की आवाज में दर्द और निराशा स्पष्ट झलक रही थी। उसे उम्मीद थी कि महात्मा उसे ऐसा ज्ञान देंगे जो उसकी परेशानियों का अंत कर देगा। महात्मा ने कैलाश की बात को बहुत ध्यान से सुना और शांतिपूर्ण स्वर में कहा, कैलाश, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह संसार में हर उस व्यक्ति का है जो अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर रहा है। तुम सोच रहे हो कि भाग्य पहले से तय है और इसे बदलना असंभव है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे कर्मों से बनता है। महात्मा ने थोड़ा ठहर कर आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इस कहानी में ही तुम्हारे सवाल का उत्तर छिपा हुआ है। महात्मा की बातों ने कैलाश के भीतर जिज्ञासा जगा दी और वह महात्मा की कहानी सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। महात्मा ने शांत स्वर में कैलाश को एक बहुत ही गहरी और सरल कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, कैलाश, मान लो कि तुमने एक बीज बोया। यह बीज तुम्हारे जीवन के कर्मों का प्रतीक है। अब यह बीज एक पौधे के रूप में उगेगा और अंततः एक पेड़ बनेगा। लेकिन क्या यह पौधा बड़ा और हरा भरा पेड़ बनेगा या सूख कर मर जाएगा, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि उसे कितना पोषण, पानी और देखभाल मिलती है। अगर उसे पर्याप्त पानी, धूप और सही देखभाल मिलेगी तो वह एक मजबूत पेड़ बनेगा और बहुत सारे फल देगा। लेकिन अगर उसे सही समय पर पानी और देखभाल नहीं मिली तो वह कमजोर होकर सूख जाएगा। इसी तरह तुम्हारा भाग्य भी बीज की तरह है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म उस बीज के रूप में हैं, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म वह जल और धूप हैं जो उस बीज को पोषण देते हैं और उसे फलने फूलने देते हैं। महात्मा की कहानी सुनने के बाद भी कैलाश के मन में सवाल रह गया। वह समझ गया था कि उसके कर्म महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसे यह साफ नहीं हो रहा था कि क्या वह अपने वर्तमान कर्मों से अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को बदल सकता है। उसके मन में अभी भी यह सवाल बना हुआ था कि अगर भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है तो क्या उसके कर्म उसे बदल सकते हैं। कैलाश ने महात्मा से यह सवाल किया, महात्मा जी, अगर बीज पहले से बोया हुआ है तो क्या मेरे वर्तमान कर्म उस बीज को बदल सकते हैं? क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं या फिर यह पहले से तय है? कैलाश की आंखों में एक गहरी जिज्ञासा और बेचैनी थी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, कैलाश, भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य वह आधार है जो तुम्हें मिलता है, लेकिन कर्म वह शक्ति है जो तुम्हें इस आधार पर अपनी दिशा तय करने की आजादी देती है। जैसे एक नाविक तूफान के बीच भी अपनी नाव को नियंत्रित कर सकता है, वैसे ही तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य को दिशा दे सकते हो। तुम्हारे बीते हुए कर्मों ने तुम्हारे जीवन की स्थिति बनाई है, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म यह तय करेंगे कि भविष्य में यह जीवन किस दिशा में जाएगा। जो बीज पहले से बोया गया है
वह तुम्हारे पुराने कर्म हैं, लेकिन उसे किस दिशा में विकसित करना है यह तुम्हारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। कर्मों की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वह बीते हुए भाग्य को भी बदल सकती है। कैलाश को अब समझ आने लगा था कि उसका भाग्य निश्चित नहीं है और उसे अपनी वर्तमान कोशिशों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। महात्मा की बातों ने कैलाश के मन में एक नई जिज्ञासा जगा दी थी। उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, महात्मा जी, अगर जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब जो अच्छे कर्म करूंगा उनका असर तुरंत दिखाई देगा? यह सवाल पूछते समय कैलाश के चेहरे पर एक गहरी चिंता और उम्मीद साफ नजर आ रही थी। वह जानना चाहता था कि क्या उसके जीवन की सारी समस्याएं जल्द ही खत्म हो जाएंगी अगर वह आज से सही दिशा में कर्म करना शुरू कर दे। महात्मा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश, यह सच है कि तुम्हारे वर्तमान में हो रही घटनाएं तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन यह भी सच है कि जो कर्म तुम आज करते हो वे तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। परिणाम देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे धैर्यपूर्वक उस बीज की देखभाल करनी पड़ती है। सही समय पर पानी देना, उसकी सुरक्षा करना और उसे पर्याप्त धूप मिलती रहे, यह सब करना पड़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे वर्तमान अच्छे कर्म एक नई दिशा तय करेंगे, लेकिन उनका फल धीरे धीरे ही मिलेगा। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, लेकिन यदि तुम लगातार सही कर्म करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। महात्मा ने कैलाश को एक और कहानी सुनाई जिसमें एक किसान का जिक्र था जो अपने खेत में लगातार मेहनत करता था, लेकिन उसे कई महीनों तक कोई फसल नहीं दिखाई देती थी। लोग उसे हंसी मजाक में लेते थे, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसके खेत में खूब अनाज उगा। महात्मा ने समझाया, कर्म और भाग्य का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। जब तुम सही दिशा में कर्म करते हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। कर्मों का प्रभाव गहरा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे दिखाई देता है। कैलाश को अब कर्म की वास्तविक शक्ति का महत्व समझ में आने लगा था। उसने महसूस किया कि भाग्य भले ही पिछले कर्मों का परिणाम हो, लेकिन उसे बदलने की चाबी वर्तमान कर्मों में ही है। महात्मा की बातों से उसे एक नया दृष्टिकोण मिला। वह अब यह जान गया था कि अगर वह अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करेगा और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ेगा तो उसके जीवन में अवश्य ही अच्छे बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिले वह कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।